आज हम ये अपना जो लेक्चर अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो तब तक थोड़ा सा अपने साथियों से कुछ बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या क्या उन्हें सीखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी पूर्व में शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे, अभी वहाँ से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और इनका जुनून देख करके हमें प्रेरणा मिलती है कि इस एज में जब हमारे आदरणीय जीत सिंह ठगुन्ना जी इस उत्साह के साथ पिछले 2 दिन से हमारे साथ बने हुए हैं और समय समय पे इनका मार्गदर्शन भी हमको मिलता है, इनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। जब एक सेवानिवृत्त शिक्षक इस एज में कर सकते हैं तो 30, 35, 40 साल के लोग निष्क्रिय बैठे रहें या ना करें या उसकी तरफ कुछ ऐसा प्रोग्रेसिव करने की सोच ना रखें तो फिर ये हम इसमें कभी किसी भी काम में वो नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हम उसको उस मेहनत और लगन और इतना जुनून भी होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आदरणीय गुरुजी हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय वैसे मैंने आपका बता ही दिया है, बाकी आप विस्तार से आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमें क्या करना है और युवा पीढ़ी जैसे आप हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं ऐसे भी और लोगों को कैसे इसमें जुड़ें और उनको थोड़ा सा आपके मुंह से शब्दों से सुनना चाहेंगे। धन्यवाद भट्ट जी। हम यहाँ पे प्रगतिशील संस्था के संस्थापक रावत जी और श्री भट्ट जी के दिशा निर्देशन, इनके सानिध्य में हमारा जो है 25 लोगों का यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। यह एक हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है क्योंकि हमारे जो ज्ञान रूपी चक्षु थे वो बंद थे, क्योंकि हम जो हमारी सहकारी समितियाँ बनी है, दुग्ध उत्पादक समितियाँ, उनमें से जो हम अपना जानवरों का दूध उनको बेचते हैं उसका हमें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, न हमको उचित बोनस मिल पाता है, यानी एक किस्म से शोषण हो रहा है। जो आज हम यहाँ NDRI करनाल में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे आए हैं, इससे हमारे ज़रा चक्षु खुल रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हमारी जो लोकप्रिय सरकारों का एक मैनिफेस्टो था कि किसान की आय दुगुना करेंगे, वो तो खैर साकार होता नज़र नहीं आया, लेकिन जो हमने ये एक अपनी ये जो एक संगठन जैसा बना रहे हैं हमें प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों का, शायद इससे जो है उन किसानों का जो उद्देश्य है, जो हमारी सरकारों का जो नारा था, शायद वह पूर्ण हो जाएगा ऐसा लगता है। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि हम जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए, यहाँ पर ज़्यादातर हमारी जो वज्र शक्ति हमारी माताएं बहनें हमारी महिलाएं हैं, उनको ये प्रशिक्षण देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 80% महिलाएं जो है हमारे पशुपालन के प्रबंधकों गाँव में देख रही हैं और हमारा उसमें योगदान कम है, जो है भी तो कम है, हम उतना नहीं करते, हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनको इसकी जानकारी है कि पशुओं को कैसा चारा दिया जाए, उनको कैसी फीड दी जाए, उनको कैसे रखा जाए, ये जानकारी उनको देना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए और जो हम इसमें अपना एक समूह समिति बना करके जो हम ठगे जा रहे हमारे दूध उत्पादन समितियों के द्वारा, उससे हमें निजात मिल सकती है और दूध प्रोसेसिंग से जो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं उसका निर्माण हम लोग खुद करके खुद बेच सकते हैं। मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है रावत जी और भट्ट जी के दिशा निर्देशन में हमारे प्रगतिशील किसान जरूर एक दिन इस काम में सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। तो इस तरह हम लोग कैसे इसको हम अपने कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और कैसे कैसे और भी हमारे साथियों के जो भी रिव्यू आते जाएंगे आपसे अवगत कराते जाएंगे। और आज ये हमारा करनाल विजिट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हम लोग अभी सेशन, हमारा लेक्चर का जो सेशन है शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग अपने कुछ जो हमारे साथी हैं उनसे थोड़ा सा जानते हैं, उन्होंने कल के दिन में क्या सीखा क्या देखा। अब हम लोग जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों से करीब 15 से 20 किलोमीटर की परिधि के बीच के किसान हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मूल उद्देश्य तो है कि इसको दूध उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं, दूध उत्पादन के बाद जो प्रोसेसिंग और उसका
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी ब्रांडिंग करके अपने ब्रांड को बाज़ार में उतारना, और उसके बारे में ट्रेनिंग लेने का हमारा ये था। लेकिन यहाँ पर आके एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली कि यहाँ केवल प्रोसेसिंग के ऊपर ही ना फोकस करके बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर गेहूँ अनुसंधान केंद्र है। गेहूँ अनुसंधान केंद्र में कल हमें जानकारी मिली कि यहाँ करनाल में जो 3 DBW 187 और 303 और 202 ये 3 किस्में हैं जो पर हेक्टेयर 90 से 100 क्विंटल तक की यील्ड दे सकती हैं। और 90 से 100 क्विंटल का मतलब हो गया जो हमारे यहाँ जो एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से होता है कि 1 एकड़ में 40 क्विंटल तक की यील्ड का गेहूँ अगर हम उत्पादन करते हैं, क्योंकि अभी क्या है खेत ज़मीन है उतनी है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादन भी अधिक चाहिए। उत्पादन अधिक चाहिए तो उसके लिए हमें जो किस्मों का है, जो उसकी जो प्रजाति है गेहूं की प्रजाति, इसमें निरंतर जो इस तरह के संस्थान अपना उसमें काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नई किस्में हमने यहाँ देखी हैं, अब हम उसको कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात यहाँ पर हुई है कि कुछ सैंपल के तौर पे हम यहाँ से कुछ गेहूं का बीज भी इन्होंने हमें उपलब्ध कराने की बात कही है, तो वो लेके हम अपने यहाँ पर एक ट्रायल पे उसको बो के देखते हैं। सेवानिवृत्त जो मेडिकल के क्षेत्र में रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं, और उनमें भी हमारे वही जोश और युवाओं का जैसा और सीखने की जो ललक जुनून है, काफ़ी अच्छा। मतलब हमें एक बड़ी अच्छी खुशी ये होती है कि हमारे जो ग्रुप है इसमें लगभग सभी आयु वर्ग के लोग हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक युवाओं की टीम आ रही है, या ऐसा भी नहीं है कि कोई 40-50 साल के, तो हर कैटेगरी है। महिलाएं हमारे साथ हैं, युवा वर्ग हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं जो समय समय पे मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद और अपने अनुभव, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर एक काम किया हो तो अगर हर फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से आदरणीय गुरुजी ठकुरना साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से आदरणीय हरिचंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हर क्षेत्र का अनुभव लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सभी लोगों को अपनी टीम में हमने ऐसे लोगों को लिया है जो समय समय पे हम भी इनसे कुछ सीखते रहेंगे, और हम अपना इस जो आगे हमने जो ये बीड़ा उठाया है इसको आगे पूरा करेंगे। तो आदरणीय पांडे जी से इनके कई सारी प्लानिंग्स हैं, और मैं उससे पहले बता दूं कि हरिचंद पांडे जी शांतिपुरी के ही हैं, शांतिपुरी नंबर 4 तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर के। इनके पास देसी गायों का, साहीवाल गायों का, मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जो डेयरी है या उसको गौशाला कह सकते हैं, और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जो गायों को गौचर में चरने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद शाम को गायें घर आती हैं और फिर उनका धुआन होता है। उनको जो प्राकृतिक, जो हम ये बाज़ार की फीड वगैरह नहीं देते, अपने घर पे ही उस अनाज को जो उसमें जैविक तरीके से जो पैदा करते हैं उसी अनाज का दलिया बना के या उसको फीड बना करके उसको खिलाते हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक दूध वो पैदा कर रहे हैं, और करीब 30 गायें इनके पास हैं। तो आगे वर्मी कंपोस्ट वगैरह उस पर भी इनकी योजना है। अब आदरणीय पांडे जी को ही आपको विस्तार से बताएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट और जो भी उसमें कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आदरणीय रावत जी और भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतने सारे लोगों को, हम लोगों को आमंत्रित करके ये प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय मेरे पास करीब 30 गायें हैं जो कि सब देसी गायें हैं मेरी, और जिनके लिए बांधने वाला कोई प्रबंधन नहीं है। वो खुली रहती हैं और खुले में ही आराम से जो है बैठे रहती है या खड़ी होती है। धूप और गर्मी का उनको कोई विशेष फ़र्क उनको नहीं पड़ता है। उनको जंगल जाने के लिए मैंने पूरे खेत में एक रास्ता बना रखा है, तो हमारे नज़दीक एक प्लेटफार्म पड़ता है, वहाँ वो चली जाती हैं। छोड़ दिया उनको, अपने आप जो है शाम को घर चली जाती हैं। उनके फीड के लिए हमने तरह तरह के, जैसे तराई फीड्स वगैरह का है, या इधर ये और कई तरीके के फीड्स हैं, उनको ले करके हमने देखा कि किस में कितना गुण है, उस हिसाब से हम उसको अभी कलेक्ट कर रहे हैं। अपने घर के गेहूँ वगैरह, जौ इत्यादि से भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ हम जो है वर्मी कंपोस्ट का भी सोच रहे हैं कि शुरुआत इससे की जाए कि कुछ वर्मी कंपोस्ट का उसके साथ साथ किया जाए। और ऐसी छोटे छोटे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अच्छा, उसमें एक देसी गायों के बारे में अक्सर जो बीच में A1 A2 मिल्क अभी भी कई जगह उस तरह का, अभी 1-2 साल पहले तक तो काफ़ी सारा उसमें प्रचार प्रसार हुआ कि A2 मिल्क का भाव 100 रुपये 150 रुपये लीटर तक बिकता है और देसी गायें पालें ये करें। तो ये कई बार क्या हुआ कि हर जगह ऐसा नहीं हो पाता। इसमें कई सारे लोगों ने इस तरह से हमारी देसी नस्लों के साथ काम किया, लेकिन इस भ्रम में ना करें, क्योंकि मैं पांडे जी के जो सुपुत्र हैं, 2 बेटे हैं इनके, वही इस फार्म को वो लोग देखते हैं, सारा खुद अपने आप से काम करते हैं, गौ सेवा पूरे दिन उसमें लगे रहते हैं बहुत बढ़िया करके। लेकिन दूध के ऊपर पांडे जी आप बताइए, क्या आपको उसका जितना आपका खर्च है या जो भी उस पर कॉस्टिंग आ रही है आपकी, उसके हिसाब से क्या दूध का भाव आपको लगता है कि जिस रेट में आप बेच रहे हैं, क्या उससे ऊपर नहीं मिलना चाहिए? सर इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये बिज़नेस बिल्कुल उनका बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। सच मानिए, मैं उनके उस कटल शेड में आज तक नहीं गया हूँ, मुझे इतनी नफरत है। पानी और दूध का भाव समान है, किसान को कुछ मिल नहीं रहा, जो दुग्ध उत्पादक है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फीड इतना महंगा, उसके सारे जितने भी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है वो सारी इतनी महंगी है कि उनको दूध मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है दूध पे। तो उससे अच्छा तो पानी बेचने में अच्छा है। हाँ, कल जो प्रशिक्षण में एक सबसे बड़ी बात यह है कि दूध से क्या क्या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो जो हमने यहाँ देखा मुझे सबसे बढ़िया वो चीज़ लगी है। तो उसमें अब यही चीज़ है कि हम लोग देखा देखी क्या करते हैं कि जैसे जहाँ हमारे पास उस चीज़ का बाज़ार नहीं है, उधर भी हमने फार्म खोले। अब उसका क्या है, दूध का भाव एक सा ही जा रहा है, वो फैट और SNF कंटेंट जो उसके अंदर मौजूद है उसके हिसाब से दूध का भाव तय होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसकी पशु की कॉस्टिंग नहीं निकाल पाते। तो ये जो एक बड़ा निराशा वाला माहौल बनता चला जा रहा है धीरे धीरे पशुपालकों में कि ये इससे तो फिर कोई और काम कर लिया जाए। तो धीरे धीरे जो संकुचन हो रहा है, हमारा जो डेयरी सेक्टर जो है, पशुपालन गांव से अब सिमटता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो उसका उचित दाम नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं अगर हम उपभोक्ताओं में देखते हैं, बाज़ार में अगर हम जाकर के देखते हैं, जो दूध हमसे 25 रुपये लीटर के हिसाब से कलेक्ट होता है, वो शहरों में 45 रुपये 50 रुपये बिक रहा है कंपनियों का, आफ्टर पैकिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद। तो ये इतना बड़ा जो अंतर है, ये जो गैप है, 20 रुपये का गैप है, 15 रुपये का गैप है, तो ये कहीं ना कहीं ये खलता है कि अगर इतना इसमें इतनी कॉस्टिंग तो नहीं आती होगी। तो अभी जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि उसमें सारी चीज़ें बारीकियाँ उसकी सीख रहे हैं, फिर हम लोग भी इसको आगे करते जा रहे हैं। आगे फिर इसको कैसे वो करना है करेंगे। अब हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्त हमारे साथ हैं, मेडिकल के क्षेत्र से हैं, और अभी हमारे साथ सबसे अच्छी बात है कि जय जवान जय किसान का नारा भी हमारे इस संगठन में बिल्कुल साकार होता है। इसलिए दिखाई देता है कि हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश के सीमाओं पर रह करके अपनी सेवाएं दी हैं, अपना पूरा जीवन के इतने महत्वपूर्ण वर्ष जो होते हैं अपना जीवन काल सेना की सेवा में लगाया है, उसमें उन्होंने हम वो किया है। और उसके बाद कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों के साथ वो लोग इस काम में भी हमारे साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय की तरफ आकर्षित हुए हैं। और बहुत ये तो खुशी की बात है हमारे लिए, बड़ा एक वो रहता है कि इस तरह के लोग। और सबसे अच्छी चीज़ है कि उनका जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के हिसाब से हमने अक्सर देखा है कि वो लोग किसी भी सेक्टर में, जो फौज में रह करके जो सेवा दे के आया हुआ है, तो वो बंदा किसी भी सेक्टर में जा कर के कामयाब हो सकता है, क्योंकि उनके वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, 4 से 4:15 नहीं होगा। अगर गाय को चारा दाना फीड, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मतलब फौज की सर्विस की तरह हम मानते हैं कि अगर डेयरी का व्यवसाय अगर हम उसी टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक संगठन जो हमारा बिंदु खत्ते का है, उसमें भी हमारे साथ हैं और उसके पदाधिकारी हैं, और
हमारे एफपीओ में भी हमारे सचिव हैं श्री गोविंद फुलारा जी, पूर्व सैनिक हैं, और वहाँ से आने के बाद उन्होंने डेयरी, पोल्ट्री और कुछ और भी इसके साथ खेती से जुड़े हुए व्यवसाय वो कर रहे हैं। तो अभी गोविंद फुलारा जी से उनके अपने अनुभव और फौज से आने के बाद उन्होंने कैसे क्या किया इस बारे में उनसे जानते हैं। लीजिए फुलारा जी, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे पहले प्रगतिशील संस्था के सीईओ हमारे शशि सिंह रावत जी और हमारे डेयरी में वो टेक्नोलॉजिस्ट और भट्ट जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मतलब इन्होंने इस एक नई सोच और नई पहल के साथ जो हम 25 सदस्यों का दल प्रोत्साहित किया और हमको यहाँ तक लाने में जो आप दोनों ने सहयोग किया, उस सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप द्वारा आने वाले समय में भी इसी तरह का शैक्षणिक भ्रमण किया जाता रहे, जिससे मतलब हमारे क्षेत्र के किसानों को और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिले। और जो आज मतलब हमारी सरकार की किसानों की आय दुगनी करने का विज़न है जो सरकार का, उस विज़न को साकार करने के लिए हम ये डेयरी का प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हमें भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, और जो हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। और ये बहुत आज तक मुझे सेना से आने के बाद पहली बार ही ये प्राप्त हुआ, और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जी जान लगाकर सीखें और अपने अंदर एक मतलब जो बोलते हैं अपने अंदर का जो जुनून है उस चीज़ को बाहर निकालें, अपने अंदर का जुनून को वो निकालते हुए और हम और ज़्यादा सीखते रहें। और इस क्षेत्र को जो एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ हम आगे चल रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस 25 सदस्यीय टीम का एक टीम की तरह काम करने के लिए वो तत्पर रहें, ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय गोविंद फुलारा जी। आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और उसमें बहुत अच्छा आप कर भी रहे हैं। आप पोल्ट्री के क्षेत्र में और उसमें बहुत अच्छा एक आपने वो बनाया है अपना